बात कर रहे हैं। जब हम बात करें कि कत्यूरी राजवंश के शासनकाल में किस प्रकार से राज व्यवस्थाएं चलाने के लिए राजा किस प्रकार से तमाम चीज़ें किया करता था, उस पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर का कत्यूरी काल की अगर जब हम बात करते हैं तो कत्यूरी काल में जब राजस्व की अगर जब बात करते हैं, राजस्व का जो मुख्य स्रोत होता था वो भू राजस्व होता। राजस्व का मतलब होता है कि धन का, या कहें जो पैसा होता है वो पैसा कहाँ से आता था, किस तरीके से उसका चीज़ें आती थी। अब पैसे का एक स्रोत की अगर हम बात करते हैं, एक स्रोत के रूप में जो भू राजस्व ही ये उसमें हुआ करता था। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनमें, जैसे वन हो गया, खनिज होगी, संपदा होगी, ये बहुत अच्छी क्या है आयात ये हुआ करती थी। अगर आज भी आप देखोगे, हमारा जो भारत है, भारत में अगर देखेंगे जो पर्वतीय जितने भी जिले हैं, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों से इमारती लकड़ी के लिए जंगलों को पर्याप्त तौर पर वन वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है, या कहें फिर चाहे वो अयस्क के माध्यम से हो, या फिर तमाम जितने भी अयस्क हैं, कोयले के रूप में अगर हम बात करें, जितने भी अयस्क होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं सारे। ये क्या होते हैं, भूमि भूमि से प्राप्त होते हैं, पर्वतीय राज्यों से खनिज संपदा। ये क्या होते हैं, ये संपन्न होते हैं इन क्षेत्रों के लिए। अगर हम बात करें पर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर जो वन संपदा होती है, वो खनिज संपदा, ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें यहाँ भरपूर मात्रा में होती हैं। और ये सबसे अच्छी क्या होती थी, उस समय आय का ये साधन हुआ करती थी। राज्य की ओर से अगर हम देखें, जो कतूरी राज्य की ओर से अगर हम देखें, तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल नामक ये पदाधिकारी कृषि उन्नति का प्रयास किया करता था। देखिए, जो क्षेत्रफल नामक पदाधिकारी का जो कार्य होता था वो किस प्रकार से हमारी कृषि उन्नत हो, अच्छी पैदावार हो, ये तमाम चीजें कौन किया करता था। क्षेत्रफल नामक एक पदाधिकारी होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल पदाधिकारी का कार्य क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए इस पदाधिकारी का जो कार्य होता है वो कृषि को उन्नत बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि कृषि हमारी क्या हो जाए, अच्छी तरीके से फल फूले और वो बहुत शानदार तरीके से क्या हो, उससे रोजू के आजीविका का क्या हो बने, एक साधन के रूप में बने। तो ये क्या होता है, क्षेत्र फल नामक जो पदाधिकारी होता है, ये क्या करता है, उन तमाम चीज़ों को क्या करता है, क्रियान्वित करता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो इसके द्वारा ये चीज़ें संपन्न। प्रभात पत्तर करके होता है, स्तर नामक एक अधिकारी होता है। प्रभात पत्तर नामक क्या होता है, एक अधिकारी होता है। इसका कार्य होता है भूमि की विविधता नापजोक। अब जो कि कत्यूरी राज्य के अगर हम बात करते हैं तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत जो भूमि का जो लेखा जोखा या कहीं उसकी जो विधिक जांच करता है, उस अधिकारी को किस नाम से जानते हैं। जी सर, नहीं। देखिए, यहाँ कुछ पर और हमने बता। कहा है कि जो भूमि का जो कार्य करता है, जो भूमि अधिकारी के रूप में हम जिसे जानते हैं, जो भूमि की विधिक तौर पे जांच परख इत्यादि करता है, उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पाए प्रभातर करके, प्रभातर करके ये अधिकारी का नाम होता है। इसका जो कार्य होता है वो भूमि की विधिक तौर पे सही तरीके से नाप जोख करता है। और जो भूमि अभिलेख रखने के लिए पृथक से क्या होता है, उपचारिक अर्थात प्रकट कोष्ठ चरित करके नामक एक क्या होता है, पदाधिकारी होता है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए, पटक को चरिक नामक पटाधिकारी किस कार्य के लिए का काम आता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सा कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भू अभिलेख, जो भूमि के जितने भी अभिलेख होते हैं जिनको संरक्षण किया जाता है, जैसे हम आज की अगर हम बात करते हैं भूल अभिलेखकरण, जैसे हम बात करते हैं, आप जाते होगे तहसीलों में वो तमाम चीज़ें हमें क्या मिल जाती हैं। वहाँ पर भू अधिकारी होता है, भूमि अभिकरण अधिकारी होता है, जहाँ से आप अपनी खाता खतौनी इत्यादि निकालते हैं। तो इस पदाधिकारी का नाम हुआ हुआ करता था, क्योंकि ये भूमि का मापन और भूमि में बोने वाले जितने भी बीज होते हैं उनका क्या था, आधार पर यह होता है। जो भूमि अधिकारी का बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये जो होता है, ये भूमि की किस प्रकार से माप जोग होगी, इसका मापन कैसा होगा, इस भूमि में किस प्रकार से बीज को बोया जाएगा, और किस प्रकार ये बीजों का आधार क्या होगा, ये तमाम चीज़ें इसके पास ये होती है।
और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये कहता है कत्यूरी काल में दो दोमण दोमड़ बा माप के अतिरिक्त नाली बा माप बीज वाली भूमि का वर्णन होता है। अब दोमड़ बा माप क्या होता है, जो दोड़न बाप माप होता है, बामाप करके ये है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, कत्यूरी काल में ये दो चीजें होती, इसके अतिरिक्त क्या होता है, भूमि ये बा माप करके ये बीज वाली भूमि का क्या होता है, ये वर्णन इसमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमि जो भूमि का वर्णन में या कहीं इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नाली बामाप और साथ ही द्रोण बामाप का जिक्र किस कालखंड में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कत्यूरी कालखंड में इसका जिक्र होता है, क्योंकि ये भूमि बीज वाली भूमि का ये जिक्र इसमें वर्णन होता है। अगर हम उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों की अगर हम बात करते हैं तो आज भी इन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो हमें हमें द्रोण अर्थात दोण और नाली अर्थात पाथा का प्रयोग कर मिलता है। देखिए आपके जैसे गढ़वाल क्षेत्र में हो गया, कुमाऊं क्षेत्र में है, कुमाऊं में नाली या पाथा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, भूमि को नापने के लिए। और दोण अथवा क्या दोण और साथ ही नाली अथवा पाथा का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि मापने का प्रयोग किया जाता है, क्षेत्र, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे कहते हैं, नाली या पाथा। इसमें मान लो पाथा दे दिया, दूण दे दिया, तो और नाली नाली का तो अगर आता है तो आप बता दोगे सीधे स्पष्ट तौर पर। और जैसे यहाँ पर पाथा क्लियर का है तो इसको भी समझना अत्यंत क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। ये चीज़ें पूछी जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। नाली अपना सर। नाली एक मुट्ठी कहते हैं ना, एक एक नाली, दो नाली। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पहाड़ों में कि यार तुम्हारे पास कितनी नाली जमीन है, वो कहता है कि मेरे पास 22 नाली या 50 नाली भूमि होती है। या दोण कहे जाते हैं, पाथा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सर पाठ तो मतलब जैसे हाँ जी, हम हमें तो सर नाली का ही पता है सर। जैसे किसी को अनाज देते हैं ना, तो इतने दोण हमने अनाज दिया या इतने हाँ, पाथा ये जो नाली का दाल भी होती है। यही काम होता है। जैसे ये लकड़ी का बना हुआ एक टाइप का होता है, इसमें चावल को वो डाल के या को भी कहते हैं इस प्रकार से देते हैं। जैसे पसेरी भी कहते हैं, बहुत से जगह पसेरी भी का नाम आता है, एक सेरा भी कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके से ये होते हैं, है ना। और हाँ तो जी, याद रखिएगा। हमारे यहाँ पापा बोलते हैं सर, जैसे की दाल देता है। जी हाँ, चलिए यहाँ पर आप देखिए। और ड्रोन का तो हाँ, नहीं पता था तो सर। याद रख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए वनों और खनिज संपदा पर अगर हम बात करें बेसिकली ये, तो उत्तराखंड हमेशा, उत्तराखंड का जो राज्य है हमेशा इस चीज़ के लिए वो धनी रहा है। और साथ ही जड़ी बूटी तमाम चीज़ें उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में हम अगर हम कहें तो वो विद्यमान है। चाहे हम वनों की बात करें, यहाँ की प्रकृति नौसंगी सौंदर्य की बात करें, या खनिज संपदा की बात करें, या फिर आपके जड़ी बूटी जितने भी हैं, या फिर यहाँ कहें जो चारों तरफ जिस प्रकार से हिमालय से जो पवित्र जल प्राप्त होता है, जो पूरे भारतवर्ष को क्या करता है, कहीं ना कहीं मीठे जल का पानी ये प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो वनों और खनिज संपदा पर क्या है, इस काल का ये राज्य का एकाधिकार ये रहा है। देखिए बेसिकली हम यहाँ पर अभी ये जो बात कर रहे हैं, जो कत्यूरी हम राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये कत्यूरी राज्य का अगर कहें जो राजवंश था, इसका वनों और खनिजों पर संपदा पर क्या था, इस कालखंड में इसका संपूर्ण एकाधिकार हुआ करता था। कोई भी दूसरा ऐसा शासक नहीं था जिसका ये इन क्षेत्रों में अधिकार था, क्योंकि ये पूर्ण स्वरूप में अगर कहें मध्य भूभाग जो हमने कहा था तो इसके अधीन था। तो इनकी रक्षा और इनसे संबंधित उद्योगों की व्यवस्था के लिए क्या था, खंडपति या खंड रक्षक स्थानापति अधिपति नाम के पदाधिकारी नियुक्त हो किया जाता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। खंडपति किस के लिए प्रयोग किया जाता है, खंडपति की व्यवस्था किस चीज के लिए की जाती है,
पूछा जाता है खंड रक्षक कौन होता है, स्थानाधिपति के नाम से किसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, खंड रक्षक स्थानाधिपति के नाम से कौन से पदाधिकारी को संबोधित किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये तमाम चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये किस लिए किया जाता है, ये क्या करता है, जो वन संपदा की जो रक्षा के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अगर आज हम देखते हैं जैसे वन प्रहरी हो गया है, फॉरेस्ट गार्ड हो गया है, तो ये वनों की रक्षा के लिए हम कहते हैं पत्रोल कहते हैं ना, जैसे कि भैया आपको अगर हम कहें जो आपके रेंजर होते हैं या फिर कहें आपके जो ग्राम प्रहरी कहें ग्राम की रक्षा के लिए, वनों के लिए अगर हम कहें जो आपके फॉरेस्ट गार्डों की नियुक्ति की जाती है, तो अलग अलग क्या होते हैं स्थान पर अलग अलग जो कैटेगरीज पर क्या किए जाते हैं, इनको संरक्षण किया जाता है। जैसे वनों में आग लग जाती उसको बुझाने के लिए वन कर्मी नियुक्ति किए जाते हैं, फॉरेस्ट गार्डों की नियुक्ति की जाती है। तो इसी प्रकार के उस कालखंड में अगर हम बात करें, किस कालखंड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो कत्यूरी राज कालखंड की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम पर वनों की रक्षा और उनकी संपदा के लिए क्या कहता था, खंडपति की नियुक्ति की जाती है या खंड रक्षा स्थानाधिपति के नाम से पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी। संभवतः अगर हम इस कालखंड में देखें तो यहाँ के लोहा, तांबा, स्वर्णचूड़, भोजपत्र, रिंगाल व एवं बांस के मैदानी क्षेत्रों में भारी मांग यहाँ पर हुआ करती थी। अब जहाँ पर जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग होगी, मान लीजिए किसी चीज की सर्वाधिक मांग हो रही, किसके तांबे की सबसे ज्यादा मांग हो रही, लोहे की आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मांग होती है, क्योंकि हर कोई आज अपने घर जो बनाना चाहता है वो सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता है, लोहे की सबसे ज्यादा मांग हो रही। लोहा कहाँ प्राप्त होगा, पहाड़ों पर प्राप्त होगा, और बड़े बड़े जो उसके लिए क्या ये माइन खुदाई की जाती है, तो ये कहाँ से प्राप्त होगी, सब पहाड़ों से ही प्राप्त होते हैं। तो जैसे आपके हम स्वर्ण की बात करते हैं, जो गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है, पहाड़ों में दबा रहता है या नदियों के नीचे रहता है, वो तमाम चीज़ें कहाँ होती है। जो आपने अगर देखा गया जितने भी ये गोल्ड माइनिंग होती हैं, सोने की खदानें होती हैं, वो पहाड़ों पर ही होती है, क्योंकि पहाड़ों के नीचे ये तमाम दबे रहते हैं। भोजपत्र हो गया, रिंगाल बांस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो ये पहाड़ों पर ही प्राप्त होती हैं। तो इनकी मांग क्या होती है, भारी मांग क्या होती है, मैदानी क्षेत्रों में होती है, चाहे वो आपके फर्नीचर बनाने के काम आए, चाहे फिर वो आपके आभूषण बनाने में काम आए, या फिर जो तांबे के बर्तन बनाने में काम आए, तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सारी क्या होती है, इसकी भारी मांग होती है। जब जहाँ पर भारी मांग होती है तो उसका दोहन भी उतना ही होता है। अगर आज की डेट में अगर आप देखें तो इमारती लकड़ी, जब हम बात करते हैं इमारती लकड़ी का, जब से हमने प्रयोग शुरू करा, जब घरों का हमने निर्माण करना शुरू करा, तो यहाँ पर आप देखोगे हजारों की संख्या में क्या हो रहा है, लाखों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं, हमें कुर्सी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तमाम चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, सारा कहाँ से आ रहा है, ये वनों की कटाई से ही ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो जितना हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उतना हम उसको वापस नहीं कर पा रहे। अगर हम 10 पेड़ काट रहे हैं तो उसमें एक पेड़ भी हम नहीं उगा रहे। तो बेसिकली ये क्या है, इनकी मांग भारी हुआ करती थी। इसके अलावा ऊन हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, पालतू पशु पक्षी, मधुमक्खी की अगर बात करें, वन औषधि के व्यापार से राज्य की जनता और उसको क्या होता था, बड़ा ही लाभ होता था। अगर बेसिकली हम बात करें किसी भी राज्य की ग्रोथ करने की जो क्षमता होती है, चाहे हम बात करें केरल की बात करें या फिर असम की बात करें या फिर हम कश्मीर की बात करें, तो अलग अलग राज्यों में उनकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं। जैसे हम असम की कहते हैं, असम में क्या होते हैं, बहुत बढ़िया सेब होते हैं, वहीं अखरोट होते हैं। वहीं पर अगर हम जम्मू कश्मीर में तो वहाँ का केसर होता है बहुत, कहीं ना कहीं उनकी आजीविका का वो क्या है, बड़ा साधन होता है। और ये राज्य इसी के बलबूते क्या होते हैं, अपने आप में सक्षम हो जाते हैं, जिसके हम कहें व्यवसायिक क्षेत्र में भी ये उन्नत होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, आज आपको सभी को ये सर्वविदित होगा कि हमारा जो भारत है वो क्या है, पशु प्रधान या कहें कृषि संपन्न राज्य है। तो यहाँ पर पशुओं की सर्वाधिक संख्या आपको देखने को मिलती है, पशुपालन यहाँ पर सर्वाधिक रूप में होता है। और पशु पक्षियों की बात करें या फिर मधुमक्खी शहद के रूप में हम कहें, जो ऐसे बहुत ढेर सारे वन औषधि हैं जो आपके बड़े बड़े रोगों में कारगर सिद्ध होते हैं। तो इसका व्यापार से क्या करता है, जब इसका व्यापार होता है तो जनता को कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, और उस धन से राज्य को भी कहीं ना कहीं लाभान्वित वो होता है। तो ये तमाम चीज़ें किसकी उसमें थी, ये आपके कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत ये थी, याद रखिएगा। अब देखिए
कत्यूरी राज की अगर हम बात करते हैं, इसी कालखंड में अगर हम बात करें, कत्यूरी राजाओं द्वारा लगाए गए विभिन्न करों की भी उल्लेख होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जैसे पिथौरागढ़ से हमें कीड़ा जड़ी मिलती है या शिलाजीत मिलती है, तो अगर हम उसे खुले मार्केट में बेचें तो उसमें कर भी लगता है, तमाम चीज़ें लगती है। राज्य क्या करती हैं, कोई चीज़ें अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ का अगर हम बेच रहे हैं तो उसमें टैक्स लेते हैं। तो टैक्स जिससे कि जो राज्य की जो औसत जो उसमें जो लगा, जो इसका मूलधन है उससे थोड़ा सा बढ़कर वो लेते हैं। तो कत्यूरी राजाओं द्वारा भी विभिन्न करों का क्या कहते हैं उल्लेख मिलता है, जैसे कृषि के क्षेत्र में या पशुपालन से प्राप्त पदार्थों पर एक अनिर्दिष्ट अंश के रूप में लिया जाता था। मान लीजिए आपने पशुपालन किया है, घी प्राप्त हो रहा है और घी का आप बेच रहे हो, तो उसका कुछ परसेंट आपको क्या देना पड़ेगा, जो राज्य कोष में आपको क्या करना होगा, उसको जमा करना होगा, जिससे कि राजा का जो राज्य है वो संपूर्ण तरीके से संचालित रहे। देखिए, जो राजा होता है वो राजा कोई काम तो कर नहीं रहा है। जब वो काम नहीं कर रहा है, उसको उतनी बड़ी सेना को भी उसको को पैसा देना है, उसकी भोजन व्यवस्था करनी है, वो तमाम चीज़ें करनी है, वो किस पर निर्भर है। कोई भी राजा तब राजा वो कहलाता है, और जनता जनार्दन के ऊपर सर्वाधिक रूप में निर्भर होता है, तभी वो राजा कहलाता है। अगर जनता जनार्दन ही नहीं रहेगी, अगर कोई राज्य में अगर जितना भी जनता जनार्दन को अगर यदि राजा उनका हत्या कर देता है, तो वो फिर राजा किसका, अगर किसका राजा कहलाया जाएगा, तो जनता जनार्दन द्वारा जो भी उत्पाद, चाहे वो पशु कृषि के क्षेत्र में, चाहे चाहे वो अन्न उगाए या फिर पशुओं से जो प्राप्त जितने भी पदार्थों से, चाहे वो दूध बेचे, चाहे वो घी बेचे, चाहे वो मट्ठा बेचे, तो उसका कुछ अंश के रूप में यहाँ पर ये लिया जाता है। अब भोगपति सैलिक नामक के क्या थे, सैलिक करके देखिएगा, सौलिक करके है, नाम के क्या थे अधिकारी, योग तथा शुल्क आदि करों का क्या था संग्रह किया करते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत शुल्क और आदि करों का संग्रहण कौन किया करता था, वो कौन सा वो अधिकारी होता था, वो कौन सा वो व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो इन करों का संग्रहण किया करता था। भोगपति सौलिक करके ये नाम है, सौकलिक नाम के ये अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। चाहे आप भोगपति कहो या सौकल करके है नाम के क्या थे अधिकारी, जो योग और साथ ही शुल्क आदि करों का क्या करते थे संरक्षण किया था, या कहें इनको लिया करते थे। कौन सा था, ये हो गया है, और साथ ही ये जो योग और करों का क्या है इनको राज्य कोष में क्या करते थे, इनको वो जमा किया करते थे, राजा को वो समर्पित किया करते थे। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो शुल्क इत्यादि जो संग्रह किया करते थे, वो करता वो हुआ संग्रह कर किया करते थे भट्ट और चार प्रसाद नामक पदाधिकारी क्या होते थे, जनता से बेगार ये बिष्ट ये लिया करते थे, ठीक है। अब जनता से बेगार कौन लेते थे, बिष्टी करके ये लिया करते थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन मतलब चार प्रचार नामक पदाधिकारी का कार्य क्या हुआ करता था। चार प्रचार नामक अधिकारी का कार्य क्या हुआ करता था, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये जनता से क्या लेते हैं, बेगार ये लिया करते थे, और मंदिरों को दान में प्राप्त भूमि पर क्या करते, बसे लोगों से बेगार नहीं लिया जाता था। अब भी देखिए, जो मंदिर को जो दान में प्राप्त जितने भी, अगर मान लीजिए मंदिर के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी, उसमें बसने वाले लोगों को या उनसे क्या लेता, बेगार नहीं लिया जाता था। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब राजस्व निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले पैमानों का उल्लेख कत्यूरी ताम्र पत्रों में हमें मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये राजस्व निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले पैमानों का उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त होता है, पूछा जाता है। तो आपको बताना, कत्यूरी जो राज्य में जो ताम्रपत्र जो लिखे गए थे, उन ताम्रपत्रों में इनका उल्लेख मिलता है। और साथ ही जो भूमि मापन की इकाइयों में ये प्रमुख रूप से क्या थे, ये इस प्रकार से ये होती थी। कुछ प्रमुख हमने आपके सामने में रखूँगा। यहाँ पर आप दोण वाप करके ये देख पा रहे हो, दोण वाप ये क्या होता था, ये पहला ये देख पा रहे होगे, ये जो है ये क्या है, उसमें तो ताम्रपत्रों में जो उल्लेख मिला था भूमि
जो ये राजस्व निर्धारण में जो मापने का, जो भूमि मापन की इकाइयों का प्रमुख उल्लेख किया गया है। अब दौड़ बाप करके वाप करके लिखा है, ठीक है। अब ये दौड़ वाप क्या होता है? प्राचीन भारतीय अभिलेखों में अगर हम देखें तो वाप का प्रयोग बीजों की मात्रा मात्रा प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अभिलेखों में उल्लेखित वाप का प्रयोग किस लिए प्रकट किया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसका प्रयोग जो किया जाता था वो बीज की मात्रा प्रकट करने के लिए किया जाता था। एक दौड़ प्राय कितने का होता था? 32 सेर के बराबर होता था। एक दौड़ का मतलब क्या है? एक दौड़ किसके बराबर होता है बेटा? 32 32 सेर के सेर। बराबर होता है, ठीक है। बराबर अगर हम देखें आज भी दौड़ के रूप में आज भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अथवा अगर हम देखें एक दौड़ वाप भूमि का तात्पर्य कितने क्षेत्र से होता है? बताओ। 32 सेर बीज छिड़क कर बोया जा सकता है। कहने का मतलब है कि एक सेर का एक दौड़ का 32 सेर होता है, ठीक है। तो जब हम एक दौड़ भूमि में अगर हम कितना क्षेत्र, अगर हम कहें एक भूमि से प्राप्त क्षेत्र से होता है, का मतलब होता है 32 सेर का मतलब सेर होता है। तो जितने 32 सेर बीज छिड़क कर ये बोया जाता है। देखिए ये बीज क्या करता है, हम जब भी बीज बोते हैं तो छिड़क कर बोते हैं। तो ब्रिटिश काल में एक नाली को अगर जो डिवाइड किया गया था तो 240 वर्ग गज के बराबर मानक मान लिया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक नाली को 240 वर्ग गज किसके बराबर माना गया था, पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक दो वाप के बदले कहा गया था, या कहीं पे ये जो 32 सेर के बराबर कहा गया था। तो ब्रिटिश काल में एक जो नाली जो भूमि को अगर हम बेसिकली अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिटिश काल में एक नाली भूमि को कितने वर्ग गज के बराबर मान लिया गया था। तो कितना बोलोगे वहां पर, आप कितना लिखोगे? बताओ। 240 के बराबर होगा, 240 40। के होगा ना। तो इसमें अगर हम बात करें बेसिकली तो इस आधार पर अगर एक दोनों वाप की अगर बात करें तो किसके बराबर होगा, कितने गज होगा? एक दोनों की अगर हम बात करें, देखिए इसमें अगर हमने कहा कि ब्रिटिश काल में एक नाली को 240 वर्ग गज के बराबर मानक मान लिया गया, और इसी आधार पर अगर हम देखें तो एक दौड़ वाप कितने गज का होगा, कितने वर्ग गज का होगा? 3840 वर्ग गज के बराबर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है? 3000। कुल्यवाप। 3840 वर्ग गज के बराबर ये होता है। अब यहाँ पर लिखा है कुल्य क्या होता है, है सर क्या होता है? मतलब सुनाई नहीं आ रहा ना दिखाई सर नहीं दे मुझे, रहा है? दिखाई भी नहीं दे रहा और अब मैं आवाज कह रहा कट हूँ कट के आ रही, मैं बस अंदाज से अब बोल रही हूँ। देखिए मैंने कहा कि ब्रिटिश काल में जब भारत में ब्रिटिशरों का आगमन हो गया, उत्तराखंड में जब ब्रिटिश आ गए थे तो उस समय एक नाली को उन्होंने क्या करा, 240 वर्ग गज के बराबर इन्होंने माना। कितना माना पता है? दो 240। 240 गज। अब 240 वर्ग। 240 वर्ग माना है तो फिर क्या हुआ, इस प्रकार आधार पर अगर हम इसी प्रकार के आधार पर अगर हम बात करें तो एक दौड़ के बराबर अगर हम कहें, एक दौड़ के बराबर अगर हम कहें तो 3840 होता है, 40 वर्ग। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको। जी सर। अब कुल्य वाप की अगर बात करें, कुल्य वाप क्या होता है? गुप्त काल में कुल्य शब्द का बहुत प्रयोग हुआ। कुल्य वाप का हम बात करें तो ये जो शब्द का प्रयोग, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कुल्य वाप का प्रयोग किस कालखंड में हुआ था। तो आपको बता देते हैं गुप्त काल में किया गया था। कुल्य शब्द का जो प्रयोग हुआ था संभवतः एक कुल्य
कुली 8 द्रोण के बराबर माना जाता है। एक कुली कितने द्रोण के बराबर माना जाता है? 8 8। द्रोण के बराबर माना जाता है, अर्थात 8 जोड़। द्रोण के बराबर माना, अर्थात इतना क्षेत्र जिसमें 256 सेर बीज बोया जा सके। 256 क्या है, सेर बोया जा सकता है, बीज बोया जा सकता है, तो 8 द्रोण के बराबर माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक कुल्य का मतलब होता है, अगर हम माने तो इतना क्षेत्र होता है कि 256 सेर बीज इसमें बोया जा सकता है। ब्रिटिश काल में भी इसका भी क्या कहता है, इसका भी मानक चेंज किया गया। इसका उन्होंने जो मानक माना, अगर उनके आधार पर करें, एक कुल्य वाप का अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि भैया 30,720 गज, वर्ग गज के बराबर ये होगा। ठीक है ना, इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब देखिए खारिक वाप। सर हाँ बोलिए। सर ये पढ़ाने के बाद मुझे मुझे भेज दीजिएगा सर, क्योंकि मुझे ये आज तो क्लियर नहीं हो रहा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कभी आ रही कभी नहीं आ हाँ, रही। मैं कर रही हूँ स्क्रीनशॉट में भेज हाँ दूंगी भेज वैसे। देना बेटा इनको, क्योंकि इनके वहाँ जी नेटवर्क की सर। बहुत प्रॉब्लम है। छूट जाता है ना सर, फिर पीछे कोई रह बात जाऊंगी मैं। नहीं, मैं ये आपको विद्या जी भेज देंगी। देखिए खारी, खारी वाप, देखिए क्या होता है, एक खारी बराबर, एक खारी 20 द्रोण के बराबर माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक खारी कितने द्रोण के बराबर माना जाता है, वहाँ पर 20, 21, 40, 50 दिया जा सकता, तो आपको बता दें एक खारी, खारी 20 द्रोण के बराबर मानी जाती है, याद देखिएगा। अतः इसमें 640 सेर बीज बोया जा सकता है। मतलब एक खारी में कितना सेर बीज बोया जा सकता है? हाँ, तो 640। 640 कितने द्रोण के बराबर होता है? एक 640 एक खारी 20 दौड़ के बराबर ठीक है, होता है। देखिए 20 द्रोण के बराबर माना जाता है। एक खारी कितने कितने द्रोण के बराबर माना जाएगा? तो 20 द्रोण के बराबर माना। 20 द्रोण कितने खारी के बराबर होगा? तो एक खारी, खारी के बराबर होगा। तो बेसिकली हम जो बात करें तो 20 द्रोण के बराबर अगर जब मानते हैं तो इसमें 640 सेर बीज बोया जा सकता है। अगर हमने ऊपर क्या करा था, 8 द्रोण के बराबर माना जाता है, इस क्षेत्र में कितना वो बीज बोया जा सकता है? 8 द्रोण के बराबर होगा, 600 ना 256। अब यहाँ पर हम क्या करें, तो 20 द्रोण के बराबर माना जाता है और इसमें 640 सेर इसमें बीज बोया जाता है। तो ब्रिटिश काल में अगर हम बात करें, ब्रिटिश में जितना भी मानकीकरण हुआ, जितने भी मापन में चेंजिंग आया, उसके आधार पर अगर हम देखें तो एक खारी उस टाइम पर अगर हम बात करें, एक खारी या 20 द्रोण के बराबर जो माना जाता है, तो एक खारी या 20 द्रोण को अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि 76,800 वर्ग गज ये क्षेत्र माना जाता था उस समय। तो महर्षि पाणिनि के आधार पर अगर देखिए, जो उनकी किताब थी, उनके विवरण के आधार पर खारी वाप द्रोण वाप से बड़ी इकाई मानी जाती है। खारी वाप द्रोण वाप से क्या मानी जाती है? बड़ी। कौन सी द्रोण वाप बड़ी होगी या खारी वाप बड़ी होगी? खारी वाप दौड़ वाप से बड़ी इकाई हाँ, मानी इनमें से जाती दोनों है। में से बड़ी कौन होगी? खारी हाँ, वाप। तो खारी वाप क्या होगी? बड़ी होगी। द्रोण वाप क्या होगी? वो छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पर जो माना जाता है ब्रिटिश हुकूमत में, जो हमने कहा कि जो वहाँ पर 30,720 माना जाता है, तो यहाँ पर क्या है, जो मानकीकरण, जो गज की अगर हम वर्ग गज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 76,800 वर्ग गज ये माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार से रहा। प्रांत मतलब कि बड़े क्षेत्र में, जैसे हमने कहा कि देहरादून है एक प्रांत, प्रांत मतलब किसी राजा का एक बड़ा क्षेत्र। ठीक है, संपूर्ण कतुरी राज्य कतिपय प्रांतों में विभाजित है। मतलब भारत की अगर हम बात करें, भारत कितने राज्यों में विभाजित है? 28 राज्यों के अंतर्गत विभाजित है। केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी यूनियन टेरिटरी है, तो बहुत बड़ा ये भूभाग होता है। तो इसी प्रकार से जो कत्यूरी राजवंश की अगर जब हम बात करते हैं तो ये भी
कई प्रांतों में क्या था, विभाजित था, जिनका शासन उपरिक के द्वारा होता था। क्वेश्चन बना कि कत्यूरी संपूर्ण प्रांतों में विभाजित था और इसके ऊपर जो शासन किया जाता था, जो शासन था उपरिक के द्वारा ये होता था। और इसके नीचे क्या होता था, उपरिक के नीचे क्या होता है, उपरिक के नीचे जो व्यक्ति नियुक्त होता था उसे आयुक्त नाम के अधिकारी प्रांत के विभिन्न हिस्सों में शासन ये चलाते थे। जैसे आज अगर हम देखें विभिन्न जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जिले का क्या करते हैं, कार्यभार संभालते हैं। तो उसी प्रकार से जितने भी ऊपरी के द्वारा जो संचालित होता था और उसके नीचे जितने भी आयुक्त तक होते थे, आयुक्त तो नाम से, आयुक्त के नाम से कहते थे, अधिकारी क्या है, प्रांतों के विभिन्न हिस्सों में शासन चलाया। प्रांतों का जो विभाजन की अगर हम बात करें तो जो प्रांतों का विभाजन आज हमने क्या किया, जो डीएम रखे जाते हैं जिलों में, ये किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों का विभाजन वर्तमान समय में किस तरीके के रूप में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रांतों का विभाजन किस रूप में हो गया, जिलों के रूप में हो गया, जिसका शासक विषयपति कहलाया जाता था। आप देखिए जिलों का उस समय जो शासन करता था, जिसका शासक विषयपति हुआ करता था। और कत्यूरी साक्ष्यों के अगर हम जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर हमें जो चीज़ें ये प्राप्त होती हैं कि यार कत्यूरी राजवंश में ये चीज़ें घटनाक्रम घटे होंगे, अगर उसके साक्ष्यों के आधार पर देखें, साक्ष्यों के आधार पर देखें तो 4 विषय हैं और एक लोक गाथाओं में इसका जिक्र मिलता है और अन्य विषयों का ज्ञान होता है। देखिए कत्यूरी राजवंश के साक्ष्य कितने विषयों में हमें प्राप्त होते हैं, तो आपको बताना 4 विषयों में प्राप्त होते हैं। एक अगर हम कहें और लोक गाथाओं में से एक और अन्य विषयों में ज्ञात होते हैं। तो 4 विषयों में होते हैं और लोक गाथाओं के अंतर्गत भी होते हैं, तो टोटल मिलाकर हमने 5 ये होते हैं। तो इस प्रकार से कुल क्या होते हैं, 5 होते हैं। 4 क्या होते हैं, विषय के आधारित होते हैं, एक क्या होते हैं, लोक कथाओं पर आधारित अन्य विषय यहाँ पर होते हैं। देखिए ये आपने यहाँ पर देख पा रहे हो कि बेटा यहाँ पर नोट लगा के है, नाली जो वामाप होता है, तो एक नाली इस तरीके से इसको विभाजित किया जाता है। तो देख लीजिए, ठीक है, 3/4 9, तो अगर हम इसको 3/4 और 2 से, तो ये इस तरीके से होता है। तो याद रखिए। तो कार्तिकेय पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो विषय पहला, देखिए हमने कहा कि 5 तरीके से हम इसको विभाजित करते हैं। देखिए बेटा हम किसको 5 भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो कत्यूरी शासन काल में जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे विषयपति के तौर पर हम कहें, जो ये तमाम चीज़ हमने देखा, तो शासन व्यवस्था को हमने कहा कार्तिकेय पूर्व में विषय संभवतः जोशीमठ से लेकर गोमती नदी तक का ये क्षेत्र इसमें शामिल हुआ, तो एक प्रांत के रूप में हम इसे जानते हैं। तो संभवतः अगर हम कहें जोशीमठ से लेकर गोमती नदी तक का ये क्षेत्र था, इसमें ये शामिल था। संभवतः ये क्या था, प्राचीन कत्यूरी क्षेत्र ये हुआ क्या करता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कत्यूरी विषय के अंतर्गत जोशीमठ से लेकर गोमती तक का क्षेत्र किसके अंतर्गत सम्मिलित होता था, तो आपको ये पता होना चाहिए कत्यूरी क्षेत्र के अंतर्गत। टंकणपुर विषय की अगर हम कहें, ये अलकनंदा भागीरथी संगम से लेकर अगर हम कहें अलकनंदा उपत्यका का क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अंतरराग विषय की अगर बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा के मध्य का उपत्यका ये होता है, तो ये ठीक है, ये होता है। और एक साल विषय भागीरथी और यमुना नदी के मध्य का ये क्षेत्र इसे कहा जाता है। मायपुर हाट अगर हम कहें, मायापुर हाट की अगर बात करें तो हरिद्वार के निकट जो मायापुर है, जो ठीक है, ये हाट, ये मायापुर जो है, तो ये हरिद्वार के निकटवर्ती एक तराई भाबर का क्षेत्र में इसके अंदर सम्मिलित किया गया था उसमें इसको। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें राज्य के अंदर कई ऐसे शक्तिशाली जो कठिनाइयाँ भी थी, जिसका शासन सामंतों द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो ये कत्यूरी राजवंश जो राजवंश रहा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रही, उसमें कौन सा चीज़ महत्वपूर्ण था, क्या चीज़ नहीं थी, तो ये तमाम चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। देखिए आज हमारे बच्चे